नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी में आपका स्वागत है। अभी देश भर में हमारे इंडिया में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के हॉट टॉपिक बना हुआ है। और हम देखते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद 1950-51 में चुनाव होना चालू हुआ और उसके बाद से कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में कभी सरकार पहले भंग हो गई, कभी कुछ और हुआ, इमरजेंसी लगा, उसके बाद से चुनाव अलग अलग समय में होने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर साल 2 साल में हमको वोट डालने जाना पड़ता है, चाहे वो नगरीय निकाय का हो, सरपंच चुनाव का हो, या लोकसभा का हो, या विधानसभा का चुनाव। तो इस प्रकार से सरकार को भी बहुत मोटा खर्चा उठाना पड़ता है, प्रशासन को बहुत अपने फील्डिंग जमानी पड़ती है, पुलिस को परेशान होना पड़ता है, और उसी के साथ साथ नागरिक को भी परेशान होना पड़ता है कि भाई कितने बार वोट डालने जाएं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो वोट डालने ही नहीं आते, जिसके कारण 40 से 50%, मुश्किल से 40 से 50%, कहीं 60%, इस प्रकार से हमारा वोटिंग परसेंटेज आता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के मोदी सरकार अभी आ रही है। हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम डे बाय डे अगर असेसमेंट करेंगे तो हमारे करेंट अफेयर्स के हिसाब से भी प्रिपेयर होगा और आंसर राइटिंग के लिए भी हेल्प होगा। और अगर वनडे एग्ज़ाम में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी हमें मदद मिलेगी। तो हम देखते हैं मोटा मोटा पॉइंट क्या है। देखिए, हमारे देश में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ECI बोलते हैं, उसके द्वारा चुनाव कराया जाता है। और देश में फिलहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा का चुनाव कराती है और विधानसभा का चुनाव कराती है। और राज्य सरकार किसका चुनाव कराती है? आपको पता है, स्टेट गवर्नमेंट जो चुनाव कराती है वो नगरीय निकाय का चुनाव कराती है और पंचायत चुनाव कराती है। तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव लाई है। कोविंद समिति ने लाया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं लाया। इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो हम देखते हैं कि कुछ समय पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी, जिसको कोविंद समिति कहा जाता है, जिनके अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। जिनको कहा गया था कि चुनाव में किसी प्रकार का सुधार किया जा सकता है, एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संपन्न किया जा सकता है, उसके ऊपर आप सिफारिश दीजिए। तो उन्होंने सिफारिश पेश की और हमारे राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति हमारे जो श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको इन्होंने अपनी सिफारिशें पेश करी। बगल में हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री खड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे यह कानून बन सकता है और कैसे यह पास कराने में दिक्कतें हो सकती। तो देखते हैं, कोविंद समिति की सिफारिशें पर पूरे विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी। तो देखें, अब अलग अलग मंच है और लोकसभा विधानसभा भी है, अलग अलग राज्य के वो हैं, तो वो सब में चर्चा की जाएंगी। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह मौजूदा कार्यकाल में लागू करने की बात कह चुके हैं। देखिए, मौजूदा कार्यकाल मतलब अभी मोदी का जो गवर्नमेंट है वो अभी 24 से 29 तक चलेगा। तो इसी वर्तमान में जो चल रहे कार्यकाल है उसमें लागू करने की बात शाह जी कह रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, कुछ राज्यों में चुनावों को पहले कराना होगा, कुछ को विलंबित करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेन पॉइंट है उसमें हमारा सारा आंसर छुपा हुआ है। देखिए, जिस राज्यों का 5 साल का कार्यकाल चलता रहेगा और कहीं बीच में अगर उनका टेन्योर को हटाना पड़ेगा, टेन्योर को कम करना पड़ेगा, तो वो भी किया जाएगा। किसी को 5 साल से ज़्यादा काम करने का भी मौका मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यह थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से होंगे। अब देख सकते हैं क्या किस प्रकार से कमेंट है, सरकार किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया में आगे लाएगी। तो अभी वर्तमान में यह कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जो कैबिनेट होता है, जो मंत्रियों का समूह होता है किसी भी सरकार का, उन्होंने मंजूरी दे दी है इस बिल को नहीं, सिफारिशें को। चर्चा के बाद बनेगा कानून। अब चर्चाएं होंगी, लोकसभा में होगा, राज्यसभा में, उसके बाद यह जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो एक चीज़ देखते हैं हम, हमारे छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भी कहना है, प्रस्ताव को स्वीकृति स्वागतेय, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्ताव जो है स्वागत योग्य है, हम इसको आगे करेंगे।
अब देखते हैं कि अलग अलग मीडिया में किस प्रकार से आ रहा है। एक साथ चुनाव से चुनावी खर्च 30% घटेगा। देखिए, अभी काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, हर पार्टी प्रचार करती है, लोकसभा के उम्मीदवार को करोड़ों रुपए की छूट होती है प्रचार करने के लिए, विधानसभा के उम्मीदवारों को भी लाखों रुपए की छूट होती है वो करने के लिए, और लोभ दे करके चुनाव में वोट हासिल करी जाती है। तो ये सारों से छूट मिलेगा, प्रशासन के पैसे बचेंगे, पुलिस के पैसे बचेंगे, जनता के भी पैसे बचेगा, जो टैक्स का जो पैसा चुनाव में लगता है वो भी बचेंगे, तो 30% घट जाएगा। देखते हैं, एक देश एक चुनाव, 32 राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमारे देश में टोटल 62 राजनीतिक दल हैं। वैसे तो इनसे रायशुमारी की गई थी, इससे ज़्यादा ही, लेकिन रायशुमारी इसमें की गई थी, तो उसमें से 32 राजनीतिक दल ने समर्थन किया है। उसके अलावा कुछ कुछ पार्टियां हैं, जैसे उन्होंने अभी सपोर्ट, जैसे कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है जो समर्थन नहीं किए। इस तथ्य को पढ़ते से समझ आ जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को स्वीकृत की गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें 47 ने जवाब दिया, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, 15 ने इसका विरोध किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि 15 राजनीतिक दलों ने कोई जवाब नहीं दिया। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने प्रस्ताव का विरोध किया। जो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है इसमें लगभग उन्होंने विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। तो कोविंद समिति ने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव राय मशुरा किया, उसमें से इस प्रकार से जो है इन्होंने आधी पार्टियों ने विरोध किया, आधे ने समर्थन किया। अब देखिए, एक साथ चुनाव से चुनाव में खर्च 3 से 5 करोड़ रुपए की बचत संभव। देखिए, 3 से 5 लाख करोड़ क्या होता है? 3 से 5 लाख करोड़, 3 से 5 लाख करोड़ इसका बचत होगा। बहुत बड़ा पैसा है। या इससे कई पुल, कई स्कूल, कई कॉलेज, कई अस्पताल बन सकते हैं। तो यह रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, यह एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर सुधार या नए कानून के पीछे कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है। तो दोनों पक्ष को जानना हम प्रतियोगी परीक्षाओं अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विरोध करने वालों की चिंता की थी ये चिंताएं। अब उनकी चिंताएं क्या है हमको जानना जरूरी है। देखिए, अगर हम प्रशासन में आते हैं तो दोनों पक्ष को हमको सुनना है। रिपोर्ट में कहा गया, एक साथ चुनाव का विरोध करने वाले ने आशंका जताई थी कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। संविधान किस प्रकार से प्रभावित होगा इसको देखते हैं। मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है, या लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है। देखिए, देश हमारा लोकतंत्र है और हमारी व्यवस्था कैसी है? हमारी व्यवस्था संघीय व्यवस्था है। हमारी कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि हमें राज्य सरकार को भी छूटे, एक पैरेलल सरकार चलती है। हालांकि केंद्र सरकार सर्वोपरि होता है, लेकिन राज्य सरकार को भी छूट है अपने अंदर सरकार चलाने का। तो हमारा देश का स्ट्रक्चर जो है वो संघीय है। इससे क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाला जा सकता है और राष्ट्रीय दलों ने अपने प्रभुत्व को बढ़ावा मिल सकता है। तो देखो दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्या हो रहा है, अभी विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टी शासन करती है। सपोज हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में टीडीपी शासन कर रही है, तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू का है वो शासन करती है। जैसे कि अभी बंगाल में, कलकत्ता बंगाल में, वहाँ पे ऑल इंडिया टीएमसी करती है, तृणमूल कांग्रेस करती है। इसी प्रकार से साउथ में कोई और करती है, केरल में सीपीआई करती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी शासन कर रही है। कहीं कहीं राष्ट्रीय पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, कहीं कहीं नहीं है। जैसे दिल्ली की बात कर लें तो वहाँ फिलहाल आम आदमी पार्टी है। अभी ये क्षेत्रीय पार्टी से केंद्रीय पार्टी बन चुका है दोस्तों। लेकिन हम सबसे बड़ी बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी अपने लोकल मुद्दे, रीजनल मुद्दों पे जो कार्य करती है, जिससे वहाँ के लोगों को समझने में ईजी होता है, वो हाशिए पे आ सकती है, वो अपना वोट बैंक खो सकती है। इससे ये होगा कि केंद्र की जो मुद्दे हैं वो राज्य पर भी हावी हो सकते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि किसी राज्य में किसी प्रकार का कोई विशेष मुद्दों पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो उस मुद्दे पे पूरे राष्ट्र के मुद्दे अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मानते हैं कि बंगाल में अभी जो महिला डॉक्टर के साथ जो गैंगरेप हुआ है वो पूरे देश को झकझोर देने वाली बात है। अगर उस मुद्दे पे अगर
पूरे राष्ट्र का चुनाव लड़ा जाएगा या लड़ दिया जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे जो लोकल किसान के मुद्दे हैं, युवा के मुद्दे हैं, आंध्र प्रदेश के किसान का मुद्दा है, किसी महिला का मुद्दा है, किसी युवा का मुद्दा है, तो वो दब जाएगा। राष्ट्र में जो युवा नीति है, खेल नीति है, ये सब दब जाएंगे। तो दोस्तों इसको देखने वाली बात है कि विरोधी पार्टियों ने ऐसी चिंताएं क्यों जाहिर की। आगे बढ़ते हैं। मार्च में समिति द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार आप, कांग्रेस, माकपा ने इस प्रस्ताव को खारिज किया है। बसपा ने इसका स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया है, समर्थन भी नहीं किया है, जिससे कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो देखते हैं अब इसका एक साथ चुनाव पर संसद की मंजूरी हासिल करना टेढ़ी खीर। देखो ये संसद में इसको मंजूरी हासिल करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से। यह थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पढ़ पाए तो इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन सरकार के लिए वर्तमान परिदृश्य में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को वास्तविक बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन को पारित कराना बहुत कठिन है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को लागू करने के लिए सरकार को संविधान में 18 संशोधन, कितने संशोधन? 18 संशोधन करने पड़ सकते हैं। राजग को 543 सदस्यीय लोकसभा में, देखिए मतलब ये एनडीए की बात हो रही है, ध्यान रखें। तो 543 लोकसभा की सीट है हमारी, उसमें से 293 है, ध्यान रखें। 293 एनडीए सीट है, एनडीए, ठीक है, ध्यान रखें। एनडीए के पास 243 है। 245 सदस्य राज्यसभा में है। 245 जो है राज्यसभा का जो सीट है कैपेसिटी, 245, उसमें से 119 है उनके पास, ठीक है। संसद में किसी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए प्रस्ताव को लोकसभा में साधारण बहुमत के साथ साथ सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों ये समर्थन प्राप्त होना चाहिए। आपने संविधान संशोधन में पढ़ा होगा कि साधारण बहुमत प्लस उपस्थित में से 2/3 बहुमत चाहिए। यदि किसी संवैधानिक संशोधन पर मतदान के दिन लोकसभा के सभी सदस्य 543 सदस्य उपस्थित हो, अगर 543 सदस्य उपस्थित हो तो इसे 362 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। बहुत अच्छा आंकड़ा है दोस्तों। आपको ध्यान देने वाली बात है कि 362 लोग लगेंगे अगर इस संविधान संशोधन को पारित कराना है। तो लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक जिसको बोला जाता है 284 सदस्य हैं। 234, माफ कीजिएगा, 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में जो राजग है, एनडीए की बात बोल रहे हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग का मतलब होता है, 113 सांसद है। किसकी बात हो रही है? राज्यसभा में। और उसे 6 मनोनीत सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जबकि इंडिया के पास 85 सदस्य हैं। यदि मतदान के दिन राज्यसभा के सभी सदस्य उपस्थित हो तो 2/3 का मतलब है 164 सदस्य होने चाहिए, जबकि वर्तमान में बीजेपी के पास या एनडीए के पास 113 है। यहाँ भी 362 चाहिए, लेकिन वर्तमान में इनके पास है, वर्तमान में जो है इनके पास सदस्य उपस्थित हो तो इसे 362 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन है इनके पास कितना? इससे कम है फिलहाल। अब देखते हैं कि राज्यसभा में 2/3 चाहिए तो 164 सदस्य की मंजूरी चाहिए, समर्थन चाहिए। कुछ संवैधानिक संशोधनों को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने की भी आवश्यकता है। आपको पता है कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जिसको आधे से अधिक राज्यों से समर्थन लेना पड़ता है। आधे से अधिक राज्यों से समर्थन लेना पड़ता है, संसद में तो पास करना ही पड़ता है, लेकिन आधे से अधिक राज्यों का सामान्य बहुमत चाहिए होता है विधानसभा में। 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से 2, भाजपा और एनसीपी। कौन? भाजपा और एनसीपी। एनसीपी किसकी पार्टी है? शरद पवार की पार्टी है, जो कि मुंबई से अपनी राजनीतिक अखाड़ा चलाया जाता है। एक साथ चुनाव के समर्थन में है, ये दोनों एक साथ चुनाव के समर्थन में। बाकी सभी पार्टी 4 जैसे कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, माकपा है, इसके विरोध में है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख सकते हैं। एक आर्टिकल है, बहुत सुंदर आर्टिकल है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर होगा। यह है, एक देश एक चुनाव लोकतंत्र व संविधान के खिलाफ। किसने कहा है? विपक्ष का विरोध है। तो देखो दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी देश जो है वो ऑटोक्रेटिक हो सकता है, मोनार्क हो सकता है। इसीलिए विरोध जो है कभी उसके स्वर को भी सुनना पड़ेगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी बोलते हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उसने बोलते हैं, यह ध्यान भटकाने वाले भाजपा का सस्ता हथकंडा है, अव्यावहारिक प्रस्ताव है। ये जो शब्द है वो बहुत मजबूत शब्द है,
अव्यवहारिक, इस शब्द के लिए आपको काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि ये अव्यवहारिक कैसे हो सकता है। देखिए, वर्तमान में अभी जो है हमारे देश में हर राज्यों में अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग गंभीरता है, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग सेक्स रेशियो है, अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग अस्पताल हैं। दिल्ली में अच्छा शिक्षा है तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा कहीं है तो कहीं नहीं है। ठीक झारखंड में उसी प्रकार से अलग अलग धर्म मानने वाले हैं। लेकिन हमारा राष्ट्र जो है, अगर एक देश एक चुनाव होगा तो मुद्दे शायद एक हो सकते हैं जिसके कारण राज्यों के मुद्दे ना उठें। और सेम जैसे मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया, शायद किसी राज्य के मुद्दे वो राष्ट्र स्तर पर भी हावी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से सरकार के पास किस प्रकार से चुनौती होगी, हम अभ्यर्थियों को देखना है कि यह प्रोसेस किस प्रकार से गुजरेगा। और हमारे पॉलिटी के लिए ये चरण बाई चरण बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पॉलिटी का प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। देखिए, अगर यह सुधार होता है तो एक और चीज़ कहना है, एक साथ चुनावों से जीडीपी में लगभग 1.5% वृद्धि का अनुमान है। देखो, वर्तमान में हमारा जीडीपी लगभग 6 से 7% के बीच तो ऐसे ही चलता है, जो कि टॉप मोस्ट है, डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा है और कोई डेवलपिंग कंट्री से भी ज़्यादा है। वर्तमान में अगर 1.5 बढ़ गया तो भैया 7.5, 8.5, 9% का ICU डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे पैसे तो बचेंगे। तो इसके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान में। विपक्ष पार्टी का जो कहना है कि जो रीजनल पार्टी है, जो TDP है, BSP है, सपा है, समाजवादी पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सबका कहना है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उस राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हैं और जो वर्तमान में जो शासन कर रहे हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं किस प्रकार से एक नज़र जो चुनाव हुआ है उस पर डाल लेते हैं अभी तक के चुनाव में। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं ये शायद आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो, बट मैं बताता हूँ। भारत में एक देश एक चुनाव का इतिहास जानते हैं। पहली बार 1971 के आम चुनाव के साथ नहीं हुए थे विधानसभा के चुनाव। क्या मतलब, इससे पहले क्या चुनाव हुए थे, देख लेते हैं। भारत के पहले 4 आम चुनाव 1951 से 52, आम चुनाव मतलब लोकसभा के चुनाव आप कह सकते हैं, 57, 62, 67 मतलब 4 चुनाव के दौरान मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के साथ अपने राज्यों की विधानसभाओं के भी वोट डाले थे। तो दोस्तों देख सकते हैं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था 1967 तक, 1951 से लेकर के 1967 तक 4 चुनाव हुए हैं। 4 चुनाव हुए हैं, उसमें सभी लोगों ने अपना मत एक साथ डाला था। बीच में ही ये जो पैटर्न है वो बिगड़ा है। आगे देखते हैं। बाद में नए राज्य बनने और कुछ राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई। कुछ राज्य बने, आंध्र प्रदेश बाद में बना, महाराष्ट्र बाद में बना, छत्तीसगढ़ बाद में बना, झारखंड बाद में बना, उत्तराखंड बाद में बना। इस प्रकार से अलग अलग राज्य बने। 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया। इमरजेंसी से पहले शायद कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कि भंग कर दिया गया था उसकी विधानसभा को। इससे लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई। यही समय था 68, 69, 67 के आसपास, जब कुछ विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय में होने लगा। देखते हैं 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की व्यवस्था फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था। तो भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले से बोल चुकी है 1983 में कि भाई हम जो है दोबारा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, एक साथ चुनाव। अब वो 20 साल इसमें जोड़ लीजिए, 30 साल की 20 साल, 40 साल के बाद 2024 में फिर से रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ रही है। 1999 में क्या हुआ, विधि आयोग जो हमारे देश में एक आयोग होता है जो कानून वगैरह मसला को देखता है, भी एक देश एक चुनाव के उल्लेख कर चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी सपोर्ट में है, विधि आयोग भी सपोर्ट में है। अब देख लेते हैं 2018 में दोबारा जो है चुनाव का इस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया, 20 साल बाद फिर से जिक्र किया। 2014 में सत्ताधारी दल अर्थात मोदी सरकार ने मुखर होकर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराना है भैया, हमारे देश में इकोनॉमी बचाना है और उस पैसे को सही जगह में लगाना है। क्यों ना लगाया जाए। हमारे देश में जिस प्रकार से अभी चल रहा है, जो अलग अलग योजनाओं में पैसे खर्चा करना पड़ रहा है, वहाँ पे जहाँ पे ट्राइबल को डेवलप करना है, स्कूल बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, इन सब के लिए पैसे लगेंगे। और इन डेवलपमेंट के लिए अगर फालतू में अगर खर्चा हो रहा है कोई पैसा,
तो उसको क्यों खर्चा होना दिया जाए? अगर एक राष्ट्र एक चुनाव से पैसे 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं तो यह पैसा बिल्कुल प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसके साथ साथ एक देश एक चुनाव समिति पर अहम सिफारिशें, तो इन्होंने सिफारिशें क्या दी है इसको एक बार देख लेते हैं, या लास्ट होगा उसके बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें और बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कंप्लीट नॉलेज हो। कहीं आपको आधा अधूरा नॉलेज मिल रहा है तो ये घातक है दोस्तों। एक देश एक चुनाव की योजना को देश के 2 चरणों में लागू किया जाएगा। कैसे लागू किया जाएगा? 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करा दिया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है, कराया जाएगा। और दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की है, वो जो है उनको पूरा पावर है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराने का। राज्य में जो पंचायत चुनाव होता है उसका अलग तरीके से होता है, उसको आगे देखते हैं। दूसरे चरण में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इन्हें पहले चरण के 100 दिन के भीतर कराया जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, 100 दिन के भीतर कराएगा। अगर हमारा चुनाव 1 अक्टूबर को हो चुका है, मान लेते हैं हमारा चुनाव जो है 10 अक्टूबर को हो गया, तो इसके 100 दिन के भीतर, 100 दिन मतलब 3 महीने के अंदर, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और जनवरी, तो जनवरी में इनको किसी भी हालत में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को कराना होगा। 100 दिन के भीतर ये चुनाव कराना होगा। उसके बाद देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराए जाने पर विचार किया जाएगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव का कार्यकाल खत्म होगा, कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 2029 में खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? 2029 में। तो जहाँ जहाँ राज्यों का भी सरकार बचा रहेगा उसको विलंबन करने का, खत्म कर करके दोबारा चुनाव कराने का ऐसा कोशिश किया जाएगा। अगर किसी विधानसभा का चुनाव अपरिहार्य कारणों से एक साथ नहीं हो पाता तो बाद की स्थिति में होगा कि लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। कार्यकाल उसी दिन विधानसभा का समाप्त हो जाएगा जब लोकसभा का भी समाप्त होगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग हो जाती है, बीच में कोई कारणों से भंग हो जाती है, कभी सरकार टूट जाता है, कभी वो समर्थन जो दिया रहता है वो वापस ले लेते हैं, ऐसा कोई कारण होता है, जो नया चुनाव विधानसभा के बाकी कार्यकाल के लिए ही कराया जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो नया विधानसभा का जो होगा, इसको फिर से पढ़ते हैं, जो नया चुनाव विधानसभा के बाकी के कार्यकाल के लिए ही कराया जाएगा। अगर 5 साल में से 2 साल में सरकार भंग हो जाती है तो अगले 3 वर्षों के लिए चुनाव कराया जाएगा। ध्यान रखें, सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। देखो, मतदाता सूची आपको बार बार तैयार नहीं करना पड़ेगा। अभी लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव के लिए सबके लिए अलग अलग करना पड़ता है। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिशें की है, जिनमें से अधिकांश में राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। तो भैया, राज्य विधानसभा की जब अनुमोदन की जरूरत नहीं तो लोकसभा और राज्यसभा में आसानी से पास हो सकता है, अगर मोदी सरकार चाहे तो देखते हैं विपक्ष इसमें समर्थन करता है कि नहीं। लेकिन सरकार का दायित्व है कि विपक्ष से विचार विमर्श करें और जो सर्वदलीय बैठक होता है उसमें अपनी मंशा जाहिर करें कि किस प्रकार से देश को फायदा होगा या किस प्रकार से नुकसान नहीं होगा। इससे विपक्ष भी समर्थन करेगी, जिससे देश में एक अच्छे सुझाव और एक राष्ट्र एक चुनाव को हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा। समान मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावित बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की जरूरत होगा। तो देखिए, समान मतदाता सूची राज्य का हिस्सा है, ठीक है, मतदाता पहचान पत्र भी राज्य का हिस्सा है, तो इसमें लगेगा कि राज्य का मदद, इसमें लगेगा किसका मदद? राज्य का मदद इसमें लगेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार से यह जो है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक प्रकार से हो सकता है। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में बोल रहे हैं कि 18 जो आर्टिकल है उसमें संशोधन करने की जरूरत है, जिसमें क्या है, किसी प्रकार से विधानसभा के इंटरफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधानसभा के इंटरफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यह लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, तो यह क्या हो जाएगा? पारित किया जा सकता है। अब देखते हैं, अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है पास हो जाता है और एक साथ चुनाव अगर कराने का होता है तो राज्यों में भी भेजा जाएगा, कुछ मुद्दों को राज्यों में भेजा जाएगा जिसमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए, तब वो पूरा तरीके से पास हो सकता है। तो दोस्तों, हम इस मामले को ध्यान में रखते हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के अपनी नजरें बनाए रखें। अगर आपको किसी प्रकार से इसमें कोई प्रश्न हुआ है, कोई सुझाव है और आपको यह वीडियो कैसा लगा इस टॉपिक पे,
तो आप कृपया बताएं। मैं इसी प्रकार से असेसमेंट करूंगा आने वाले दिनों में, जब कैबिनेट मंजूरी के बाद जब लोकसभा में भी पेश होगा और राज्यसभा में भी पेश होगा, तब भी हम इस वीडियो को, इस आर्टिकल को असेसमेंट करेंगे। आपका कमेंट इन्वाइटेड है, और हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो है आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।